नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली आरबीआई ने एक डिस्कशन पेपर रिलीज किया था जिसके अंदर उसने स्टेक होल्डर से ये पूछा था, सवाल किए थे, लगभग 40 सवाल थे। जिसके अंदर ओवरऑल रूप से एक सवाल ये भी आया था कि क्या मर्चेंट डिस्काउंट रेट को यूपीआई के ऊपर वापस से लेके आया जाना चाहिए। इस पूरे मामले को समझेंगे, पर सबसे पहले डाउट तो ये आ रहा होगा कि यार ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है और ये वापस लाने का मतलब क्या है। तो पहले बात करते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट के ऊपर। देखो, यूपीआई के ऊपर मर्चेंट डिस्काउंट रेट समझने से पहले ना कार्ड के ऊपर समझो, इजीली समझ में आएगा। देखो, कभी आप कार्ड का पेमेंट करने गए हो दुकान पे, वो ऐसी मशीन देता है, उसके ऊपर आप पेमेंट करते हो। जब आप जाते हो तो आप क्या कहते हो कि भैया कार्ड पेमेंट हो जाएगा क्या? कैसे कहते हो कि एसबीआई के कार्ड का पेमेंट हो जाएगा क्या, कि एचडीएफसी के कार्ड का पेमेंट हो जाएगा क्या? वैसे अगर आप मशीन देखोगे तो मशीन एचडीएफसी की भी आती है, मशीन एसबीआई की भी आती है, मशीन आईसीआईसीआई की भी आती है, और ऐसे सारी बैंकों की अपनी अपनी पीओएस मशीन आती है। अब क्या उस दुकानदार के पास में ऐसा रहता है क्या कि एक तरफ पूरा एक स्टॉक बना हुआ है जिसके अंदर सारे बैंकों की मशीन लगी हुई है, दूसरी तरफ उसके दुकान का पूरा सामान है। आप पहुंचे, आप बोले कि यार मेरे को एसबीआई के कार्ड का पेमेंट करना है। वो छोटू को बोला कि छोटू पहले एसबीआई के कार्ड की मशीन ला, फिर इसका 2 किलो तेल लिया। यहां पर तो आप अकेले हो, छोटू के लिए इजी है, पर वैसे ही ढेर सारी भीड़ होगी तो छोटू को बोलेगा एसबीआई के कार्ड का ये ला, फिर वो सामान ला, ये ला, वो ला। छोटू के लिए बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। नॉट जस्ट, आप सोचो कि उसका जो वो काउंटर है वहां पर सामान की जगह बस मशीनें रखी रहेंगी, जिसके अंदर आप कभी एसबीआई में ट्राई करोगे, कभी एचडीएफसी में ट्राई करोगे। ठीक है, कितना मुश्किल हो जाएगा, जिसके कारण से वो कार्ड पेमेंट करना बंद ही कर देगा, बोलेगा छोड़ो यार, हटाओ, कैश दे दो, काम खत्म करो। ठीक है, पर ऐसा होता नहीं है आजकल। क्यों? क्योंकि इंटरऑपरेबिलिटी होती है। मतलब आप एचडीएफसी के कार्ड को एसबीआई की मशीन के ऊपर यूज कर सकते हो, क्योंकि बीच में एक पेमेंट नेटवर्क होता है। पेमेंट नेटवर्क क्या करता है, किसी भी कार्ड को किसी भी मशीन के ऊपर आप यूज कर लो, बाद में ये सेटलमेंट करा देता है। तो यहां पर 3 इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हो गए। एक कौन? पेमेंट नेटवर्क। पेमेंट नेटवर्क के अंदर आपको दिखेगा वीजा है, मास्टर कार्ड है, रुपए है, आपके कार्ड के नीचे लिखा रहता है ना, दे आर द पेमेंट नेटवर्क्स। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये पेमेंट का आखिरी में जाके बैलेंस करा देते हैं। दूसरा, जिसने कार्ड इशू किया है और वो कंपनी जिसकी मशीन है, ये 3 अलग अलग स्टेक होल्डर है। ये लोग भी काम कर रहे हैं आपके पेमेंट को कराने के लिए। अब आपने दुकानदार को 100 रुपए दिए, 100 रुपए दुकानदार के पास ऐसा कैसा थोड़ी जाएगा, ये लोग भी तो अपना बीच में से कमीशन काटेंगे। तो ये बीच में से 2.5%, 3% के आसपास अपना कमीशन काट लेते हैं। अलग अलग कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ही यूपीआई आप समझना, यूपीआई के अंदर जब आप पेमेंट करते हो तो आप ऐसे पेटीएम के ऊपर से स्कैन करते हो और उसके बाद में आप वहां पर अमाउंट डालते हो, ट्रांजेक्शन करते हो। अब आपका जो दुकानदार है उसका बैंक मान लो एचडीएफसी का है और आपका बैंक मान लो एसबीआई का है, फिर भी पेमेंट तो होता है ना। पर बीच में जो सेटलमेंट कराता है, ये सेटलमेंट यहाँ पे कराता है एनपीसीआई, क्योंकि ये जो पूरा इंटरफेस है यूपीआई का वो बनाया गया है एनपीसीआई द्वारा। तो एनपीसीआई भी तो थोड़ा बहुत कॉस्ट करेगा अपने बेनिफिट के लिए, जिसके लिए वो 0.3% तक एनपीसीआई जो है वो कॉस्ट करता है। हालांकि एनपीसीआई एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, ठीक है, जिसका काम है डिजिटल पेमेंट को फैसिलिटेट कराना। 2008 के अंदर ये बनी थी, लगभग 14 साल हो गए और बहुत अच्छा काम कर रही है कंपनी। इसी कारण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आपके काम को बहुत आसान कर दिया है इसने। जैसे पहले आप बिल भरने के लिए लाइन में लगते थे बिजली का, आज आप डायरेक्ट बिल पेमेंट कर देते हो, क्योंकि इसने एक सिस्टम बनाया है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, जो सारे आपके गूगल पे, फोन पे, इन सब के अंदर अवेलेबल है, जिसके कारण से आप बिल जो है वो डायरेक्टली भर देते हो ऑनलाइन। आधार कार्ड से आपके पास में पेमेंट आता है, सब्सिडी वगैरह गवर्नमेंट देती है। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम इसी ने बनाया है। चेक ट्रंकेशन सिस्टम इसी ने बनाया है, जिसके कारण से आपका चेक जो है वो जल्दी क्लियर हो जाता है। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, ये सारे जो सॉल्यूशन है ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट के, वो सब कुछ एनपीसीआई ने बनाया है। ये वैसे तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, पर आप देख पा रहे हो कि कितना कुछ कर रही है, कितना रिसर्च कर रही है, कितना डेवलपमेंट कर रही है, नए नए सिस्टम बना रही है। तो आने वाले समय में रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए इसको भी तो कुछ कॉस्ट लगती है, तो उस कॉस्ट को लगाने के लिए ये 0.3% तक चार्ज किया करती थी। पर 2020 के अंदर भारत सरकार के द्वारा एक नया रेगुलेशन निकाला गया, जिसके अंदर कहा गया कि रुपए कार्ड के ऊपर और यूपीआई के ऊपर, रुपए के कार्ड के ऊपर भी अगर आप साइन देखोगे तो आपको इस तरीके का ही साइन दिखेगा, ये वाला सेम साइन आपको भीम के अंदर दिखेगा, सेम साइन आपको यूपीआई के अंदर दिखेगा, सेम साइन आपको आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के अंदर दिखेगा, भारत बिल पेमेंट सिस्टम के अंदर दिखेगा। जहां पर भी ये साइन हो, समझ लेना उस सामान को एनपीसीआई ने बनाया है। ठीक है, तो जो रुपए का कार्ड है वो भी एनपीसीआई द्वारा ही बनाया गया है।
तो रुपए के कार्ड और यूपीआई के ऊपर कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगेगा, ऐसा गवर्नमेंट ने 2020 के अंदर कहा था। 2020 के बाद से यूपीआई के ऊपर कोई भी एमडीआर जो है वो नहीं लग रहा है, मतलब मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं लग रहा है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट समझ पा रहे हो ये क्या है? ब्रॉडबैक फिर से लाने की बात आरबीआई ने क्यों की थी, समझ में आ रहा है। ब्रॉडबैक का मतलब क्या है? ऑन द यूपीआई ट्रांजेक्शन। यूपीआई ट्रांजेक्शन तो पता है सुबह शाम कर रहे हो, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं फिर क्या हुआ, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट पीडीएफ आपको हमें मिल जाती है। रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास में द्वारा लाइव ली जाती है, आप वहां पर भी मेरे साथ में जुड़ सकते हो। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या हुआ। तो आरबीआई ने, मैंने क्या बताया कि एक डिस्कशन पेपर जारी किया था जिसके अंदर उसने कहा कि पेमेंट सिस्टम के ऊपर किस तरीके से चार्जेस लगने चाहिए, उसके ऊपर उसने स्टेक होल्डर की राय मांगी। इसमें सारे पेमेंट सिस्टम थे जैसे यूपीआई, एनईएफटी, आईएमपीएस, सारे पेमेंट सिस्टम के ऊपर यहां पर बात की गई थी, जिसके अंदर यूपीआई भी इंक्लूडेड था। और आरबीआई ये चाह रहा था कि यार एक दो पैसा लग जाए अगर यूपीआई के ट्रांजैक्शन के ऊपर कंज्यूमर से ले लिया जाए, तो जो यूपीआई सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है उनको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा, उनका थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, वो भी सुबह शाम की 2 रोटी खा लेंगे। ऐसा सोचा आरबीआई ने, सेंट्रल बैंक ने। बट उसी दौरान में भारत के फाइनेंस मंत्रालय द्वारा एक ट्वीट किया गया, जिसके अंदर फाइनेंस मंत्रालय ने यह कहा कि यूपीआई इज अ डिजिटल पब्लिक गुड विद द इमेंस कन्वीनियंस फॉर द पब्लिक and productivity gain for the economy. There is no consideration in government to levy any charge for the UPI services. The concern of the service provider for the cost recovery have to be made through the other means. मतलब यहां पर यह कहा गया कि यूपीआई के ऊपर किसी भी तरीके के चार्ज का कंसिडरेशन गवर्नमेंट अभी नहीं कर रही है। जो भी कॉस्ट यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर्स को लगती है वो किसी और तरीके से हम लोग चुकाएंगे। फाइनेंस मंत्रालय ने थोड़ी समय बाद फिर से एक ट्वीट किया, जिस ट्वीट के अंदर फाइनेंस मंत्रालय ने कहा कि हम लोगों ने बजट के अंदर ऑलरेडी फाइनेंशियल सपोर्ट दे दिया है डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को इंक्लूडिंग द यूपीआई, जिसके बाद में अब हम लोग चाहते हैं कि ये सिस्टम यानी कि यूपीआई सिस्टम इकोनॉमिकल और यूजर फ्रेंडली रहे। पर गवर्नमेंट यहां पर चार्ज क्यों नहीं लगा रही है यूपीआई के ऊपर, इसके क्या बेनिफिट है थोड़ा सा उसको समझते हैं। देखो, डिजिटल पेमेंट अगर प्रमोट होता है तो उससे कैशलेस पेमेंट प्रमोट होता है। कैशलेस पेमेंट एक पूरे वर्ल्ड के अंदर अभी देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर अमेरिका, चाइना, साउथ कोरिया जैसे देश उभर के आ रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा अमाउंट में कैशलेस पेमेंट करा रहे हैं। पूरे विश्व के अंदर लगभग हर देश के अंदर ये कैशलेस पेमेंट को प्रमोट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इसके कुछ अपने बेनिफिट है। क्योंकि पहली चीज तो ये करप्शन कम कर देता है। जैसे कभी आप रिश्वत लेने जाओ या फिर किसी को रिश्वत देने जा रहे हो, तो उस दौरान में आप कहना कि मैं यूपीआई कर दूं क्या, वो मना कर देगा। क्यों? क्योंकि रिश्वत लेने वाला, करप्शन करने वाला कभी भी यूपीआई में पेमेंट ना लेगा और ना ही यूपीआई के अंदर ज्यादा पेमेंट करेगा, वो कैश में पेमेंट करना ज्यादा पसंद करता है। क्यों? क्योंकि कैश के अंदर ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड नहीं रहते, कहां पर कितना किया। यहां पर क्या होता है, सीधे बैंक से पेमेंट होता है और पता लग जाता है किस बैंक अकाउंट में गया है, जिसके कारण से प्रॉपर रूप से ट्रैकिंग हो जाती है। समझ में आ जाता है अच्छा ये पेमेंट तो उसके लिए गया था, वो पेमेंट तो उसके लिए गया था, ये फलाने व्यक्ति से तुम्हारा कोई ट्रांजेक्शन नहीं, तुमने इससे पैसे क्यों लिए। तो जब ईडी वगैरह की रेड बढ़ती है तो उस समय पर ऐसे लोग जो है वो अच्छे धरा जाते हैं। दूसरा कि कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है। जैसे आप जेब के अंदर पर्स लाना भूल गए, पर आपके पास में फोन है, तो आप इस यूपीआई का यूज कर लेते हो। और ये काफी बार आपको देखने को मिलता है, अधिकतर समय ऐसा ही होता है कि आप जाते हो और याद आता है अरे यार पर्स तो भूल गया, कोई बात नहीं फोन पे हो जाएगा क्या भैया, करते हो ना। तो एक कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है। तीसरा क्या है कि इसके अंदर चोरी का रिस्क नहीं है। जैसे आपको किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपए देने हैं, ठीक है, मान लो अब 1 लाख रुपए लेके आप सूटकेस में ट्रेन में बैठ के जाओगे, उसके पास में जाके दोगे कि भैया 1 लाख रुपए आराम करो, ठीक है, तो वो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। जिसके अंदर ट्रेन में आपके पैसे चोरी होने की दिक्कत, ट्रेन के अंदर सफर का एक अलग सरदर्द, ठीक है, उसको हटाओ और यूपीआई का प्रयोग करो, जिसके अंदर आप डायरेक्ट ट्रांजेक्शन कर सकते हो, कोई चोरी का डर नहीं, कन्वीनियंस तो ही। बट यहां पर थेफ्ट होता है, साइबर अटैक्स वगैरह होते हैं, है ना। कई बार आपकी ही मूर्खता होती है, कई बार कई सारे आजकल फ्रॉड वगैरह चल रहे हैं, थोड़ा ध्यान भी रखा करो। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का एक बार मेरे पास भी मैसेज आया था, मैसेज के अंदर आया था कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा गया पर वो अपडेट नहीं हुआ, तो आप इस नंबर पे कॉल कर लो। मैंने कॉल किया तो बड़े प्यार से बात किया, मैंने बोला नगर निगम से ही बोल रहा हूँ ना, नगर निगम वाले इतने प्यार से कब से बात करने लगे। तो उसने मेरे फोन का एक्सेस मांगा एक सॉफ्टवेयर के जरिए, बोला कि मैं आपकी मदद कर दूंगा अपडेट वगैरह कराने में। तब मेरा दिमाग घुमा कि ये गड़बड़ है। फिर मैंने उससे 2-4 सवाल पूछे, मैंने बोला आपका आईडी वगैरह, तो वो फोन काट दिया, ठीक है। तो ऐसे कई बार होते हैं, मेरे दोस्त से 5,000 रुपए से निकाल लिए थे, ठीक है,
तो इन फ्रॉड से थोड़ा सा बच के रिया करो। ऑनलाइन पेमेंट के अंदर ये फ्रॉड काफी होते हैं, वो अपनी ही मूर्खता के कारण होते हैं, तो थोड़ा सा सतर्क रहो, ठीक है। पर इस स्टेप के क्या दुष्परिणाम है, मतलब कि यूपीआई के ऊपर, ट्रांजैक्शन के ऊपर कुछ भी ना करने के, चार्ज ना लगाने के क्या दुष्परिणाम है। तो पहला तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो एनपीसीआई द्वारा किया जाता है उसके ऊपर असर पड़ेगा। सीधी सी बात है, आरएनडी करना है तो उसके लिए फाइनेंस तो लगेगा। दूसरा क्या होता है कि जैसे आरएनडी करने पे जितना अच्छा आरएनडी उतना ज्यादा बेनिफिट मिलता है, तो व्यक्ति ज्यादा अच्छा काम करता है। पर अब आप अपने बजट में से पैसे दे रहे हो तो वो अमाउंट फिक्स है, वो डिपेंड नहीं करता इनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, तो फिर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की क्वालिटी नहीं मिलेगी। दूसरा कि दूसरी साइड प्राइवेट कंपनियां जो है वो ये डिजिटल ट्रांजेक्शन के अंदर कुछ अच्छा इनोवेशन नहीं करेगी। जैसे आखिरी बार अच्छा इनोवेशन देखने को मिला था पेटीएम वॉलेट वगैरह के अंदर, ठीक है, उसके बाद ऐसा कुछ देखने को ही नहीं मिला। क्यों? क्योंकि अब एनपीसीआई की मोनोपोली देखने को मिल रही है। साथ में टैक्स पेयर की मनी के इशू आते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, ट्रांजेक्शन के पर आपने 1-2 पैसा बचा लिया लोगों का, पर आपने एनपीसीआई को पेमेंट किया बाद में एक बल्क के अंदर जितना भी नुकसान हुआ उन सबका, पर वो पेमेंट को आपने अपनी जेब से नहीं किया, वो टैक्स पेयर की मनी है। तो वो टैक्स पेयर की मनी का प्रयोग ऐसी चीजों के अंदर करने की बजाय आप सोशल सर्विस स्कीम के अंदर करते हो, ज्यादा बेनिफिशियल होता। तो ये सारी चीजें जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। और दोस्तों अभी 20% तक का डिस्काउंट चल रहा है अनअकैडमी के ऊपर 26 तारीख तक। इससे अच्छा ऑफर आप लोगों को नहीं मिलेगा, तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। SRC10 कोड का प्रयोग करने के बाद में आपको मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, आपको स्टैंडर्ड किताबें मिलेगी, आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिलेगा जहां पे कंप्लीट एक्सेस मिलता है सारे सब्जेक्ट का। आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हो यहाँ पर। साथ में आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, कंप्लीट चीजें आपको मिल रही है केवल 46,000 के अंदर। 46,000 मतलब अगर आप ऑफलाइन क्लासेस के अंदर यही चीज लेने जाओगे तो आपको 38,000 43,000 के आसपास की तो टेस्ट सीरीज पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में पढ़ाने की कॉस्ट अलग, वो आप कोचिंग वगैरह के लिए जाओगे तो 1,20,000 80,000 वो आपसे 1 साल का इतना वसूल करेंगे, जिसमें ना किताब इंक्लूडेड होगी, जिसमें ना टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड होगी। इसके अलावा फिर आप अगर किसी और शहर से हो तो वहां पर रूम लेके रहोगे। रूम का किराया दिल्ली का बताऊं, करोल बाग का तो 25-26,000 13,000 भी है, पर आपको 13,000 से कम में अच्छे रूम मिलेंगे ही नहीं। 13,000 में भी अच्छे रूम नहीं मिलते हैं, मतलब लगभग आपको 20,000 रुपए खर्च करना पड़ेंगे, ठीक है। मतलब आपके 2-3 महीने का जो रूम का किराया है उसके अंदर तो आप अनअकैडमी का अच्छा सा सब्सक्रिप्शन लेके घर पे बैठ के सहूलियत में पढ़ाई कर सकते हो। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।